दिया है आपको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है इन नेटवर्क्स का ए और बी पॉइंट के बीच में। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में आपको दिया है कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ये सारे रेजिस्टेंसेस आपके साथ दिखाए हुए हैं। तो ये आर और ये आर बेटा देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। आर और आर का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास 2R। अब 2R और R जो है ये आपस में पैरेलल में लगे हैं। 2R और R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R/3। तो आपके पास यहाँ इक्विवेलेंट बचेगा A और A और B के बीच में एक R लगा है और यहाँ के बीच में एक लगा है R और 2R और R का R/3 अरे B से कनेक्टेड है। तो R और R/3 कितना हो गया 4R/3। 4R/3 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाय 7R/3। R से R चला गया, 3 से 3 चला गया, 4R/7 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। सो पहले पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R/7। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे आपके पास रेजिस्टेंसेस हो, प्लेन वायर हो, तो आप इसमें क्या करते हैं कि इस सर्किट को हमें रीडिजाइन करना होगा। बिकॉज हमारी आंखें जो है, हमारा दिमाग जो है इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है सर्किट्स को। हो सकता है कर भी सकता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्लेजेंट साइट नहीं होती देखने के लिए। कितना गंदा सा सर्किट है। तो इसको नॉर्मल सर्किट में बिल्कुल ऐसे स्क्वायर शेप में जो है इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं ए के बराबर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी मान लिया। हम जानते हैं कि प्लेन वायर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल बी, तो यहाँ का पोटेंशियल बीबी, यहाँ का पोटेंशियल बीबी, यहाँ का पोटेंशियल बीबी और यहाँ का पोटेंशियल बीबी। इस पॉइंट का पोटेंशियल सी मान लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 अलग अलग तरह के पोटेंशियल हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पे आप बना लीजिए, सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अब देखिए बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टेंस जो है वो बी और सी के बीच में कनेक्टेड हैं। बी सी और बी सी, आर आर आर। और इसके बाद ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। आर 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 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया R/3। अब R/3 और R जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट R और R/3 का। सो R इंटू R/3 डिवाइडेड बाय 4R/3। तो 3 से 3 गया, R से R गया, आपको मिल गया आंसर R/4। सो R/4 विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है सी पार्ट। इसमें ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ये क्लियरली आपको मिरर सिमेट्री दिख रही है। यहाँ पे यानी ये पार्ट जो है इस पार्ट का मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर सिमेट्री है यहाँ पे। तो इसका मतलब यदि इसमें करंट I के बराबर है, I1 के बराबर, तो इसमें भी करंट I1 के बराबर होगा। इसमें करंट यदि I2 के बराबर है तो इसमें करंट भी I2 के बराबर होगा। I2 यहां से आया यहाँ गया, I1 आया यहाँ से आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है, यहाँ पर कुछ काम नहीं है, इनको हटा के फेंक दो। तो ये गायब हो जाएंगे आपके सिस्टम से, इनको आप गायब कर सकते हैं। इनको गायब कर दीजिए, ये गायब हो गए, हटा दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया इनको, फिनिश, गॉन। तो अब हमारे पास 1 और 2 सीरीज में रेजिस्टर्स हैं, 1 और 2 सीरीज में रेजिस्टर्स हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सो R और R 2R, R और R 2R, 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया R। तो सी पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, सी पार्ट का आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R, 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R। इसके बाद चलते हैं सी पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में आपको दिया इस तरीके का सिचुएशन। तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल ए के बराबर मान लेता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी के बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि प्लेन वायर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी। तो आप देख सकते हैं बेटा ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टर जो है ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और 4 एक आइडेंटिकल रेजिस्टर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास R इक्विवेलेंट बाय 4 के बराबर। अब ये हमारे पास सिचुएशन है, इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है ए और बी के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें, क्योंकि ये गंदा सा दिख रहा है, तो हमें इसे रीस्ट्रक्चर करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप ए मान लीजिए,
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, ए के बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए, और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी बी और यहाँ का पोटेंशियल भी बी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ सी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सी, तो यहाँ का पोटेंशियल भी सी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ डी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डी, तो बस इस पॉइंट का पोटेंशियल भी डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी डी, ए और बी जिनके बीच में निकालना है इक्विवेलेंट वो दाएं बाएं रहेंगे, और सी और डी जो है ऊपर नीचे रहने वाले हैं। अब देखिए ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, और ए और डी के बीच में एक रजिस्टर है, ए सी और ए डी, ए सी और ए डी, ए सी के बीच में एक रजिस्टर है और ए और डी के बीच में एक रजिस्टर है। इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ए डी और ए सी, यानी कि काउंट कर चुके हैं हमको। सी और डी के बीच में एक है और बी और सी के बीच में है, सी डी और बी सी, सी डी और बी सी, सी डी और बी सी, और आपके पास लास्ट में कौन है, सी डी हो चुका है और बी सी हो चुका है, और बी और डी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में रजिस्टर कनेक्टेड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिकॉज दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस है, तो इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। और इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मिरर सिमेट्री आपको मिल रही है, इसका मतलब जितना करंट इस ब्रांच में जाएगा उतना ही करंट इस ब्रांच में जाएगा, जितना करंट इस ब्रांच में उतना ही करंट इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच का कोई काम यहाँ नहीं है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये और ये सीरीज में जुड़े हैं, ये और ये सीरीज में जुड़े हैं, और पूरे ये दोनों, ये पूरी ब्रांच आपस में पैरेलल में जुड़ी है। तो 2r और 2r का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया है आपको कि एक इनफाइनाइट लैडर है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर्स की हेल्प से। आपको बताना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी कितना होगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट होता जा रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है, अनंत तक रिपीट होता जा रहा है। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, इस पॉइंट को P कह देता हूं, इस पॉइंट को Q कह देता हूं, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q। तो यदि मैं इस डायग्राम को P से आगे का डायग्राम में बना देता हूं, यहाँ पे P और Q, तो ये कैसा होगा, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम एंड सो ऑन। अब मुझे देख के बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या ये जो डायग्राम है ए और बी से आगे का, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टर्स का पैटर्न है और पी और क्यू के बीच में रेजिस्टर्स का पैटर्न है, क्या ये अलग है या नहीं, क्या ये अलग है या नहीं। तो आपका जवाब आना चाहिए सर ये तो इनफाइनाइट तक है और आपने इसमें इनफाइनाइट में से एक ब्रांच कम कर दी है, ये वाली ब्रांच जो है आपने कम कर दिया, लेकिन इनफाइनाइट में से आप एक कम करेंगे क्वांटिटी तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो अभी भी इनफाइनाइट रहेगा। यानी ये इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं और इनको भी कहेंगे कितनी है, इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच में है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, या कह सकता हूं रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू इज इक्वल्स टू आर के बराबर में मान लेता हूं। तो आपका सर कहोगे सर आंसर तो हमारा आर आ गया, लेकिन आर एक वेरिएबल है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा कि पी और क्यू की जगह यहाँ पे आर में लगा देने वाला हूँ, आर में लगा देने वाला हूँ। तो मेरे पास सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये ए है, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है 1 ओम का और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है 2 ओम का, और यहाँ कनेक्टेड है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। तो हमें पता है कि आर ए बी की जो वैल्यू है वो आर के ही बराबर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए बेटा, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 और r का कितना हो जाएगा, 2r अपॉन 2 प्लस r। और ये किसके साथ जुड़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है 1 ओम के साथ, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2r अपॉन 2 प्लस r प्लस 1। और ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विच इज इक्वल टू r। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2r प्लस 2 प्लस r इज इक्वल टू 2r प्लस r स्क्वायर। यहाँ 2r से 2r कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको मिलेगा r की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस 3/2 मिल जाएगा आपको 2 ओम आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी। जो बैटरी के सबसे नियरेस्ट 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट की वैल्यू आपको बतानी है।
तो हमारे पास जो सर्किट यहाँ पे बना है इसका इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का। तो आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 2 ओम के बराबर, तो करंट यहाँ से कितना निकलेगा 6/2 विच इज 3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है, 3 एम्पियर करंट यहाँ पहुंचा, 3 एम्पियर करंट यहाँ पहुंचा। आप करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं, दो रास्तों में करंट को बंटना है, 3 एम्पियर को दो भागों में बंटना है, और ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में बराबर हैं, दोनों रास्ते बराबर हैं, तो करंट आधा आधा डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 का जो है 1.5 और 1.5 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप चाहें तो KCL KVL लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उतना वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा आप ये देख सकते हैं कि रास्ते आइडेंटिकल हैं तो आधा आधा बढ़ जाएगा। रास्ता आइडेंटिकल है करंट के फ्लो होने का, तो करंट आधा आधा बढ़ जाता। तो हमने इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको कि वोल्ट मीटर है और उसमें 25 ओम का कॉइल कनेक्टेड है सीरीज में 575 ओम के। तो आप यहां इस स्टेटमेंट से समझ चुके हैं कि 25 ओम का मतलब ये उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg के बराबर, और ये जो 575 ओम रेजिस्टेंस है ये सीरीज में लगाया गया है। आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए मीटर से गैल्वेनोमीटर से उसमें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हायर रेजिस्टेंस, हायर कैपेसिटी का रेजिस्टेंस जो है ऐड किया जाता है। सो Rg आपको पता है कितना है 25 ओम के बराबर, और आपको पता है कि सीरीज में जो इसके रेजिस्टेंस लगा है दैट इज 575 ओम के बराबर। और कॉइल जो है यानी गैल्वेनोमीटर जो है वो 10 मिली एम्पियर करंट का इस्तेमाल करता है फुल डिफ्लेक्शन देने के लिए। यानी इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में 10 मिली एम्पियर करंट चला जाएगा तो ये फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है। तो देखिए Ig के बराबर करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, और ये जो पूरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसे वोल्टमीटर कहा जाता है। तो मैं इस पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूंगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हम ला सकते हैं वही उसकी कैपेसिटी होने वाली है, वही उसकी रेंज होने वाली है। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना हो गया 600 ओम के बराबर, 600 ओम। तो मैं लिख सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर इज इक्वल्स टू Ig, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर ले सकता है, इनटू ये टोटल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का विच इज 600। आपको मिल जाएगा 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 600। तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, आपको मिल जाता है यहाँ पे 6 वोल्ट। यानी कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। एक अमीटर बनाना है हमें जो रीड कर सकता है 2 एम्पियर तक के करंट्स को, 2 एम्पियर तक के करंट्स को ये मेजर कर सकता है। If the coil has a resistance of 25 ohm and it takes 1 milliampere for full scale deflection, what should be the resistance of the shunt used? तो यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ Rg के बराबर है, और जो दिया भी हुआ है 25 ओम के बराबर है। तो ये करंट सेंसिटिव होता है, ये बहुत छोटे ही करंट पे फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। तो वी हैव टू डाइवर्ट द करंट, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो हमसे कहा गया है कि 2 एम्पियर के बराबर ये करंट रीड कर सकता है, यानी कि यहां से 2 एम्पियर करंट यदि आएगा तो इसमें सिर्फ 1 मिली एम्पियर ही जाएगा। बचा कुचा जो करंट है 2 - 10 टू द पावर -3 एम्पियर वो इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाता है, और कहने को हो जाता है कि हमारा ये जो अमीटर है ये ज्यादा करंट ले सकता है। लेकिन बेसिकली हमने किया क्या है, बस इस करंट को डाइवर्ट कर दिया है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हमें ये बताना है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 मिली एम्पियर इंटू कॉइल का रेजिस्टेंस है 25 इज इक्वल्स टू 2 - 10 raised to the power -3 which is approximately equal to 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट RS। तो RS की वैल्यू आपको मिल जाती है 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम। तो आपको मिल जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2
ओम के बराबर ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें दिया है कि एक वोल्ट मीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस है 50 ओम और उसके साथ में 1150 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। तो यहाँ पे डायग्राम आप बना लेंगे कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है विच इज 50 ओम और इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 1150 ओम के बराबर का, और कहते हैं कि ये 12 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है ये मैक्सिमम 12 वोल्ट तक पढ़ सकता है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे IG के बराबर करंट जाएगा तभी यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू 12। तो मैं लिख सकता हूँ IG इंटू 50 प्लस 1150 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो आपको मिल जाएगा IG इज इक्वल टू 12 अपॉन 1200 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। तो इतना करंट आपको मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। आप कहते हैं कि सेम कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है अमीटर बनाने के लिए, जो अमीटर 2 एम्पियर तक करंट रीड कर सकता है। अब हम इस सेम कॉइल का इस्तेमाल RG इज इक्वल टू 50 वोल्ट का 50 ओम का इस्तेमाल करते हैं अमीटर बनाने के लिए, और उस अमीटर की खास बात क्या है कि वो अमीटर 2 एम्पियर तक करंट रीड कर सकता है। और हम जानते हैं कि 2 एम्पियर का मतलब कुछ नहीं है, 2 एम्पियर का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में तो उतना ही करंट जाएगा जितना जाता था 10 टू द पावर -2। बाकी जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आप देखिए 2 एम्पियर यहां से आया पूरे सिस्टम में, 10 टू द पावर -2 यहां चला गया, तो यहां कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर ही बचा। ये दोनों जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस जो है बराबर कर सकते हैं। सो 10 की पावर -2 इंटू 50 I इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू आर, I इंटू RS। तो यहाँ पे RS की वैल्यू आपको मिल जाती है 25 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज 0.25 ओम के बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगी शंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि पोटेंशियोमीटर वायर है AB और उसकी 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दे रखी है। जब AD की वैल्यू 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आप कैपिटल R की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं बेटा क्लियरली कि ये A और B जो है ये 50 सेंटीमीटर लंबाई है, लेकिन A से D तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है और D से B तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल मीटर ब्रिज जैसा सिचुएशन बन गई यहाँ पे कि इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस, कोई भी करंट नहीं है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 6 इंटू आर इंटू 20, बिल्कुल मीटर ब्रिज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, इज इक्वल टू आर इंटू 30, आर इंटू 30। आई थिंक ये 6 आर नहीं होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। दिस शुड बी 6 ओम। ये 6 आर, ये आर से आर तो हट जाएगा, ये 6 ओम होना चाहिए। दिस शुड बी 6 ओम। ये 6 ओम है बेटा, और यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से चला गया 2 बार, तो आर की वैल्यू आपको मिल जाती है 4 ओम के बराबर। सो 4 ओम के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा आर का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 थोड़ा सा लेंदी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। कि 6 वोल्ट की बैटरी जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर AB ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, उसको जोड़ दिया जाता है A पॉइंट पर। टेक द पोटेंशियल एट B टू बी 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल मानना है 0 बेटा। What are the potentials at the point A and the C? तो A पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सुधर जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट्स यदि है तो ये देखिए बेटा, इस सर्किट को कहा जाता है प्राइमरी सर्किट। सर्किट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, और इस सर्किट को कहा जाता है सेकेंडरी सर्किट। अब C को मैंने कनेक्ट अभी नहीं किया है, C को मैंने कनेक्ट अभी नहीं किया है, यानी कि ये वाली जो ब्रांच है ये हवा में झूल रही है। अभी ये वाली ब्रांच हवा में झूल रही है, इसका मतलब कोई भी करंट इस ब्रांच में नहीं है, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी करंट नहीं, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस नहीं, बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है, I 0 तो डेल्टा V की वैल्यू 0।
तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। यहाँ का जीरो है, 6 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। यहाँ 6 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। बैटरी के प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 6 - 4 = 2 वोल्ट। और यहाँ पे कोई करंट नहीं है बेटा, तो यहाँ 2 ओम है तो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 2 ओम, 2 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वोल्ट आपको मिलता है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल 6 वोल्ट आपको मिलता है। सो पोटेंशियल एट ए = 6 वोल्ट और पोटेंशियल एट सी = 2 वोल्ट। ये आपको आंसर मिल जाता है पहले पार्ट का। तो पहला पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व, पहला पार्ट हो गया। इसके बाद बी पार्ट क्या कहता है, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर, ये पॉइंट डी है, आपको बताना है डिस्टेंस ए बी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। पोटेंशियल एट सी = पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल एट डी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट में करंट हमारे पास है और इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी I = 6 ए रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं आपके पास R के बराबर ये टोटल रेजिस्टेंस है इस वायर AB का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। तो यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं I × R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 6 वोल्ट के बराबर, यानी ए और बी के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी = 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको मिल जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि अब इसमें आप जितना अमाउंट ऑफ लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में, उतनी ही लेंथ के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे देता है। तो बेटा हम चाहते हैं कि डी पॉइंट पर पोटेंशियल सी पॉइंट के बराबर हो, यानी यहाँ पोटेंशियल 2 वोल्ट के बराबर हो, यहाँ पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट के बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि 4 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 वोल्ट = लैम्डा × x। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/λ which is 6/100, तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मिल जाएगा 200/3, 200/3, यानी 66.66 सेंटीमीटर आपको ए से चलना होगा टू गेट द पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट एट हियर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 66.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो बी पार्ट भी हमने कर लिया है सॉल्व। इसके बाद सी पार्ट में इन्होंने कहा है इफ द पॉइंट्स सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय वायर व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट। यदि हमने क्या कर दिया है, सी और डी को मिला दिया जाता है, और डी जो पॉइंट है वो अभी हमने निकाला है, सी और डी का पोटेंशियल बराबर है, तो सी को कनेक्ट कर दिया मैंने डी से, और अभी हमने देखा है कि सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है आपस में। तो यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है बेटा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है बेटा, 2 वोल्ट के बराबर है। और 2 वोल्ट और 2 वोल्ट यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर है तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होने वाला है। तो हमारा जो आंसर सी पार्ट का हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। यदि हम ए और डी, सी और डी को जोड़ देते हैं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में। अब कहते हैं ये, इफ द 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट बैटरी व्हाट वुड बी द आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी। तो ए और बी के पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा यदि इसको 7.5 वोल्ट की बैटरी से हम रिप्लेस कर देते हैं 4 वोल्ट की बैटरी। तो यही करते हैं, तो मैं यहां पे इंक हटा देता हूं सारी, और इस 4 वोल्ट की बैटरी को रिप्लेस कर देता हूं 7.5 वोल्ट की बैटरी से, 7.5 वोल्ट की बैटरी से, 7.5। तो यहां पे हमने माना है कि 0.0 पोटेंशियल है, 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 0 होगा, माइनस से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा 6 वोल्ट, यहां से यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहां से यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहां से यहां जाएंगे तो -1.5 वोल्ट आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे भी -1.5 वोल्ट आपको पोटेंशियल मिलने वाला है। तो पहला पार्ट पूछा क्या था, पहला पार्ट पूछा है व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड सी। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल जो है आपको मिल गया है 6 वोल्ट, और पोटेंशियल एट सी आपको मिल चुका है -1.5 वोल्ट के बराबर।
तो ये पहले पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का आंसर और निकालना है। बी पार्ट का आंसर क्या है? एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर AB द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट C। यानी कि इस पूरे वायर में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल C पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। देखिए यहां पे पूरे वायर में हर जगह पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना मिल सकता है? 6 वोल्ट। मिनिमम कितना मिल सकता है? 0 वोल्ट। और -1.5 कहां मिलेगा? B से आगे। लेकिन B से आगे तो वायर है ही नहीं। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल इस पूरे वायर पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो नो पॉइंट ऑन वायर AB will exist to match the potential of point C। पॉइंट C के पोटेंशियल को मैच करने वाला कोई भी ऐसा पॉइंट यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है।